तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना? तो चलिए आज हम इसका करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे कि जो हमने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आया, पार्टनरशिप के बाद आया, तो उसमें उनसे बेटर कैसे है, ये क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है। जब हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो इसका मतलब उसके हमने फ़ायदे और उसके जो भी लिमिटेशंस हैं, उससे जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बतानी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की। इसकी मेरिट्स में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा इसका? लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का करते थे, पार्टनरशिप करते थे, तो वहाँ क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिज़नेस को कोई लॉस हो जाता था तो बिजनेसमैन को अपने घर की संपत्ति भी बेचनी पड़ती थी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा है ही नहीं। कंपनी में तो जितना आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और उनमें जितना अमाउंट आपने नहीं दिया, सिर्फ वहाँ तक आपको पैसा देना है, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बिकती। दूसरा फ़ायदा क्या है यहाँ पे? शेयर ट्रांसफ़र का है कि आप अगर पार्टनरशिप थी तो पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाह रहा है, किसी और को देना चाहता है अपनी जगह, तो उसे पहले सारे पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ती थी, उनसे पूछना पड़ता था कि भाई मैं इसको दे दूँ या ना दे दूँ। अब जैसे ए था, यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर थे। ए कहता है मुझे तो जाना है, मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारे साथ। डी आना चाहता है, कहता है डी मेरी जगह आ जाएगा। तो ए अपनी मर्ज़ी से तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसे बी से भी पूछना पड़ेगा, उसे सी से भी पूछना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या है? ए ना तो बी से पूछेगा ना सी से पूछेगा, वो उठा के अपने शेयर जो है वो डी को दे देगा। तो कितना फ़ायदा हो गया इसका भी, है ना? तीसरा क्या है? इसकी कंटिन्यूटी है। अब वहाँ 3 शेयर थे, जैसे ए बी सी थे, अब बी की डेथ हो जाती है मान लो, तो फर्म तो बंद हो जाएगी। क्या करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें चेंज हो गया, या वो कोई पागल हो गया इनमें, तो वहाँ पे बंद हो जाएगी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये कंपनी के मेंबर्स हैं तो बी की अगर डेथ हो रही है तो उसको एलओसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी जो है लगातार चलती चली जाएगी। स्कोप भी रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ का स्कोप है। देखो, जितना आपके पास पैसा ज़्यादा होगा आप उतना बड़ा बिज़नेस करोगे। जितना बड़ा बिज़नेस करोगे, मैनेजरियल स्किल्स आप अच्छे लगा रहे हो, तो आपका बिज़नेस जो है वो बहुत और बड़े लेवल पे होता चला जाएगा। आपकी कॉस्ट भी कम आती चली जाएगी, आप लोगों को सस्ती चीज़ प्रोवाइड करवाओगे और अच्छे एक करवाओगे। हम चाइना से जो माल ले रहे हैं, हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो हमें कम रेट पे दे रहे हैं माल। और वो कम रेट पे हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इतना माल बेच रहे हैं कि उसकी वो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसलिए उनको सस्ता पड़ता है। और हमें भी वो यहाँ पे ला के, कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं लेकिन हमें वो फिर भी सस्ता पड़ रहा है, तो भी हम उस माल को ले रहे हैं, है ना? तो सस्ता होने के कारण उनका वो ब्राइट फ्यूचर हो गया। लेकिन अब जब अगर हम अपना स्वदेशी माल यूज़ करेंगे, हम सभी लोग अपना स्वदेशी माल अगर हम यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे बिज़नेस भी क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे। अगला इसमें फ़ायदा क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी राय ले सकते हो, उनको अपॉइंट कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना? आपके पास अब इतने पैसे हैं कि आप स्पेशलिस्ट अपनी फर्म में अपॉइंट कर सकते हो। तो ये तो थे इसके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब कहते हैं ना, गुलाब का फूल है तो फूल के साथ उसके कांटे भी तो हैं, वो भी तो एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं हमें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सीमाएं क्या क्या हैं इसकी? डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, इसको बनाने में बहुत कठिनाई है। अब आप एकाकी व्यापार करते हैं तो उसको तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको बनाने में थोड़ा सा काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी इनके बारे में हम इतनी बात नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि अभी हमारे आगे फर्दर इनके पूरे पूरे चैप्टर्स आएंगे। तो पार्षद सीमा नियम जो होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का पूरा ओवरव्यू दे देता है। कंपनी का नाम क्या होगा, कहाँ बनेगी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन लोग इसके डायरेक्टर्स होंगे, सब बता देगा। कितनी कैपिटल लगाई जाएगी, सब बता देगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए होता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे, कैसे किसी काम को चलाएंगे, वो सब बता देता है। ठीक है। अब दूसरा इसका लॉस क्या है, यहाँ पे सिक्रेसी भी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए है ना, मेंबर्स जितने हैं वो कॉपीज़ को देख सकते हैं, कोई भी फीस दो और देख सकते हो, तो आप कुछ भी छिपा के नहीं रख सकते। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में तो लिमिटेड लोगों के हाथ में वो चीज़ें थी ना, तो यहाँ पे सिक्रेसी नहीं है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी है। अब देखो, एक हमारा खुद का बिजनेस है, हम ही खुद चलाने वाले हैं, तो हम जैसे जैसे प्रॉफिट होंगे ना, हम उसे और बढ़ेंगे, हम अपने लिए अपना बहुत अच्छा काम करेंगे। एक हम अपने हाथ से काम करें, एक हम किसी को अपॉइंट करके उससे काम करवाएं, तो उस काम में फ़र्क होगा ना। जिसको आप सैलरी दे रहे हो वो काम करेगा तो सही, लेकिन कई लोग उसमें ऐसा करते हैं कि वो उतने ढंग से काम नहीं करेगा जितने ढंग से हम खुद करते। वो उतना उत्साह नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सैलरी मिले जानी है, तो उसको उत्साह नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ का अभाव हो जाएगा तो उससे भी उसका नुकसान हो जाता है। अब क्योंकि कंपनी का मामला आ जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल भी काफ़ी रहता है, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, अपने अकाउंट्स पब्लिश करवाने पड़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। अब बहुत लंबा चौड़ी कंपनी है तो डिसीजंस में भी आपकी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, क्योंकि आपको पूछना करना पड़ता है, लोगों से सलाह करनी पड़ती है आपसी में, कोई भी मीटिंग करके आपको उसमें रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, तो इन कामों में ना टाइम बहुत लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डिसीज़न लेने में आप इतना लेट हो जाते हो कि आपके जो हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वही निकल जाती हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकली, जैसे कि क्या हुआ कि एक आदमी जो था वो अपना काम बंद करके जाने वाला था, ठीक है। उसके पास 10,000 जो थी वो सोप्स थी, साबुन का काम करता था वो, 10,000 सोप्स थी वो। मार्केट में एक सोप का जो रेट था वो 20 रुपये पर था। अब क्योंकि उसको नुकसान लगा हुआ था, वो बंद करना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं ये 20 रुपये वाली जो सोप है वो मैं 10 रुपये में दे दूँगा, ठीक है। अब क्योंकि कोई माल नहीं खरीद रहा, उसको नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, तो वो कहता मैं 20 वाली चीज़ 10 में दे दूँगा। अब अगर हम उन सोप को खुद बनाते हैं तो हमें वो पड़ रही थी 11 रुपये की, वो दे रहा है हमें 10 रुपये की, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी से ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो अपनी मीटिंग्स करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, टाइम पीरियड भी होगा हमारा कि इतने दिन पहले नोटिस भी देना है हमें, है ना। तो वो करते करते फिर क्या हो जाता है कि वो देर हो जाती है। अब उसको तो जल्दी थी भाई 10,000 वाले को, तो वो कहता है कि ठीक है भाई, उससे तो किसी और को बेच दिया। तो क्या हो गया इससे कि आपके हाथ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी कि आप जो चीज़ 11 रुपये में बना रहे थे वो आपको 10 रुपये में मिल रही थी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, लेकिन वो निर्णय में देरी के कारण आपका कम हो गया। यहाँ पे क्या है, अल्पतांत्रिक प्रबंध भी है। हम ये कहते हैं ना कि ये डेमोक्रेटिक सा है और यहाँ पे सबकी मर्जी से हम अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जो उनकी होती है ना कैपिटल होती है, तो शेयर होल्डर्स भी बहुत सारे होते हैं। अब सारे के सारे उस मीटिंग में नहीं आते, कईयों को तो पता भी नहीं होता कि मीटिंग कहाँ हो रही है, कहाँ मेन ऑफिस है, बस ठीक है ले रखे हैं उन्होंने शेयर्स। तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं। तो जो काम करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे सारे लोगों की नहीं चलती, बस थोड़े बहुत जो मेन लोग होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं की चलती है। और कई बार इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाते हैं उनमें भी अपने आपस में हित हो जाता है। कंपनी का अलग है, इन्वेस्टर्स कुछ और चाहते हैं। अब शेयर होल्डर जिनकी कंपनी है, ओनर है, वो चाहते हैं भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमारा नहीं, रुपया सेफ रखा जाए, कल को हमारा रुपया ना दिया तो तुमने, तो आपस में उनकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे इसकी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इसकी बजाय बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास कैपिटल ज़्यादा आ जाती है, आप मैनेजमेंट अच्छा सा कर सकते हो, बिज़नेस के ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, कि मतलब उसके फ़ायदे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम फिर भी अच्छा किसको मानते हैं? कंपनी को मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंपनी है, हम ये कह सकते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप से भी ज़्यादा अच्छी है, और हमारी पार्टनरशिप फर्म से भी हम इसको अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।